नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 13 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कल। पहला प्रश्न था, वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया? उत्तर डी, कॉलिन्स डिक्शनरी ने। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ हंड्रेड ड्रम्स हंड्रेड ड्रम्स बांग्ला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ? उत्तर सी, मेघालय में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? उत्तर सी, 9 नवंबर को। चौथा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया? आयरन वुड गूगल का है साथियों। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, 11 से 12 नवंबर 2025 को कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हमारा भारत मेजबानी करेगा। छठा प्रश्न पूछा गया था, किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर उत्तर ए, रोहतास चौधरी। सातवां प्रश्न पूछा गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? उत्तर ए, लखनऊ में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया? उत्तर सी, दुबई में। नौवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 शुरू हुआ, यह किन के मध्य होता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य हर साल होता है मित्र शक्ति। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11वां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारत के किस शहर में भयानक बम विस्फोट हुआ? उत्तर ए, दिल्ली में साथियों। ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? उत्तर 10 नवंबर को। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है 10 नवंबर को। ये विश्व विज्ञान दिवस है साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं है। तो पहले हम विश्व विज्ञान दिवस पर बात करते हैं, फिर आएंगे हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बात करने। तो देखिएगा, जो विश्व विज्ञान दिवस है इसको यूनेस्को ने शुरू किया साथियों। यूनेस्को के द्वारा 2001 में शुरुआत किया जाता है विश्व विज्ञान दिवस मनाने की, हर साल 10 नवंबर को। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है साथियों। यह राष्ट्रीय मतलब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? साथ ही 28 फरवरी 1928 ईस्वी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को किया था। इसके कारण इनको 2 साल बाद 1930 में साथियों नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हर साल हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर को विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया, जो 2001 से शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में साथियों डब्ल्यूएचओ के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन होगा। याद रखिएगा, सम्मेलन में लोकेशन पूछ देता है कहाँ हुआ है ये बात। तो डब्ल्यूएचओ द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, हमारे भारत में नई दिल्ली में होगा साथियों। कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के बारे में देखिएगा, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को डब्ल्यूएचओ का गठन होता है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में प्रमुख टेड्रोस अघानम घेब्रियस हैं। टेड्रोस अघानम घेब्रियस इनके प्रमुख हैं डब्ल्यूएचओ के। और 7 अप्रैल को हर साल इसी स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को दुनिया भर में हर साल। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। चर्चा में इसलिए रहा है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका रंग काला पड़ रहा है, इसलिए चर्चा में रहा है। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं करेंट में। उड़ीसा में भी कहाँ पर है? पुरी में है। पुरी जिला उड़ीसा में। किसने इसको बनवाया था? तो 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था गंग वंश के राजा। किस वंश के? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम गंग वंश के राजा, इन्होंने 13वीं शताब्दी में पुरी जिला में उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था।
सूर्य सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखे रहेंगे, कोणार्क में है। और एक बात और, सूर्य मंदिर साथियों पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लेकिन इसके अलावा गुजरात में भी मोढेरा में सूर्य मंदिर है, मंदसौर में सूर्य मंदिर है और मुल्तान में भी सूर्य मंदिर है। तो कई स्थानों पर सूर्य मंदिर है, सब में सबसे प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को साथियों काला पैगोडा कहा जा रहा है। काला पैगोडा क्यों कहा जाता है और किसको कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा के कारण इसका रंग काला पड़ गया है, इस नाते इसे काला पैगोडा कहा जाता है। किसे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। दूसरी बात, इसकी कुछ विशेषता आप याद रखिएगा साथियों। इसकी विशेषता कि इसमें ये जो मंदिर है आप इसको देखेंगे तो यह रथ के समान प्रदर्शित होगा, रथ के समान प्रदर्शित होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस रथ में 12 पहिया लगा हुआ है, 12 पहिया और 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े बने हुए हैं, जो घोड़े 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए प्रतीत होंगे हमको। ये 12 पहिया किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है, एग्जाम में पूछा गया है। तो एक वर्ष में जो 12 महीना होता है, 12 माह होता है, उसका प्रतीक है 12 पहिया। और 7 घोड़े जो साथियों, ये सप्ताह के 7 दिन का प्रतीक है, सप्ताह के 7 दिन का प्रतीक है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि 12 महीना और 7 दिन के प्रतीक वाला भारत में कौन सा मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। काला पैगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? उत्तर ए, INS सह्याद्री। INS सह्याद्री साथियों हमारे भारत का नौसेना का जहाज है। यह जा रहा है कहाँ पर? गुयाम में। गुयाम कहाँ पर है? प्रशांत महासागर का आइलैंड देश है गुयाम। यहाँ पर जा रहा है, किस लिए जा रहा है? तो मालाबार सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए। मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन कौन शामिल होता है? यूएस से भारत, जापान जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये साथियों क्वाड वाले जो देश हैं, क्वाड वाले, वो चारों देश इसमें शामिल होते हैं। मालाबार नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और क्वाड ओसी का जो है स्थल वर्जन है। 4 देश पहले जो है इसमें मालाबार में 3 देश हुआ करते थे, अमेरिका, जापान और हमारा भारत। अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। तो मालाबार 2025 गुयाम में हो रहा है, 4 देश भाग ले रहे हैं। हमारे भारत की तरफ से INS सह्याद्री जहाज गया है गुयाम भाग लेने के लिए, इतना बात याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने बहु विवाह निषेध अधिनियम 2025 को मंजूरी दी? उत्तर असम। असम राज्य में बहु विवाह समाप्त करने के लिए एक विधेयक पास किया गया है, एक विधेयक लाया गया और उसका उसको पास कर लिया गया है, जिससे बहु विवाह पर प्रतिबंध होगा। बहु विवाह क्या होता है साथियों? बहु विवाह 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, करंट में रट लीजिए। बहु विवाह को प्रतिबंधित करने वाला राज्य, पहला राज्य हमारे भारत का असम हो गया। बहुविवाह 2 प्रकार का होता है, एक होता है बहुपत्नी विवाह और एक होता है बहुपति विवाह, बहुपत्नी और बहुपति। जब न साथियों हमारे देश में दुनिया भर में लिंगानुपात 943 1000 है, माना कि लगभग लगभग एक ही बराबर, एक पुरुष पर एक महिला है, तो हमारे यहाँ वर्तमान में देश काल परिस्थिति के अनुसार यह व्यवस्था है कि विवाह एकल होगा, एक पत्नी या एक पति वाला विवाह होगा। लेकिन अगर दुनिया में या किसी देश में या किसी सोसाइटी में अगर 5000 लिंगानुपात रहे, लिंगानुपात सेक्स रेशियो मतलब आप समझ रहे होंगे साथियों, जितने महिलाएं हैं उनके सापेक्ष पुरुषों की संख्या 1000 में अगर काउंट किया जाएगा तो उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। यानी कि एक निश्चित एरिया में 1000 पुरुष हैं तो उस पर कितनी महिलाएं हैं इसी को बोलते हैं सेक्स रेशियो। जैसे हमारे भारत का सेक्स रेशियो लिंगानुपात है 1000 पर 943 महिलाएं। तो अगर मान लेते हैं किसी काल में, प्राचीन काल में बात करें हम, चाहे मध्यकालीन इतिहास में, जहां हम पढ़ते हैं कि रावण की इतनी पत्नियां थी, चाहे शिवाजी की 2 पत्नियां थी, चाहे शाहजी भोसले की 3 पत्नियां थी, चाहे अकबर की इतनी पत्नियां थी, जो पढ़ते थे हम लोग इतिहास में, वो सब किस कारण से था? अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से आप देखेंगे साथियों, तो जब लिंगानुपात इतना ज्यादा था, 5000 महिलाएं और 1000 पुरुष, तो जाहिर सी बात है विवाह तो एक ही 1000 लोग का होगा ना, एकल विवाह होगा तो 1000 पुरुष का 1000 महिलाओं से, तो बाकी 4000 महिलाएं कहाँ जाएंगे? इस कारण से इतिहास में यह व्यवस्था था। इस व्यवस्था को कहेंगे बहुपत्नी विवाह। यानी कि बहुपत्नी मतलब कि एक पुरुष जो है उसका 5 स्त्रियों से शादी होता था, तो बहुपत्नी विवाह। इसी के ठीक उल्टा जब हो जाए तब, अगर यहाँ पर 5000 पुरुष हो जाए और 1000 महिलाएं, तब क्या होगा? तब 5 पुरुष का एक स्त्री से विवाह हो। ऐसा भी इतिहास में हमारे मिलता है, हंसने वाली बात नहीं है साथियों।
इसको बस समझना है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज बदलता रहता है, तो आज के परिदृश्य में यह उचित नहीं है। बहुविवाह चाहे बहुपत्नी विवाह हो, चाहे बहुपति विवाह हो। अभी हाल ही में असम ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे साथियों बहुत सारी बुराइयां हमारे देश में, हमारे समाज में थी, समाप्त हुई। इन सब पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा। सती प्रथा हो गया, हम्म, सती प्रथा हो गया, इसके अलावा बाल विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, और दास प्रथा हो गया। ये अंग्रेजों के समय में हमारे भारत से इन सभी का उन्मूलन हुआ। किसने किया, यह हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 1829 में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए साथियों, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए समय समय पर कानून आया है। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट आया। उसके बाद 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, आयु सम्मत अधिनियम आया। 1929 में हरविलास शारदा की अध्यक्षता में शारदा अधिनियम आया। ये तीन हो गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने यह कानून लाया था, और लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित किया था और लागू किया था। दास प्रथा, दास प्रथा साथियों 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में दास प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कानून आता है, लेकिन यह जो है लॉर्ड एलन बरू के समय में, लॉर्ड एलन बरू के समय में 1842-43 ईस्वी में इसको समाप्त किया जाता है। तो सारी बात याद रखिएगा, सामाजिक कुरीतियां या बुराई थी। छठा प्रश्न पूछा गया है, लेखक डेविड स्लेजे को फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है? महत्वपूर्ण साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड स्लेजे को प्रदान किया गया जो फ्लैश उपन्यास के लिए हंगरी देश के हैं, बुकर पुरस्कार 2025। बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया डेविड स्लेजे को, जिनकी रचना उपन्यास है फ्लैश, और ये किस देश के हैं? हंगरी देश के हैं। साथियों बुकर पुरस्कार होता है, इसी के तरह एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है। जैसे आपको याद होगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया दीपा भास्टी और बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक की रचना थी कन्नड़ भाषा की, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था दीपा भास्टी ने। इसीलिए जो है दोनों लोगों को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, जो अभी साथियों पीसीएस के एग्जाम और आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था। इसकी महत्ता को आप, हमें उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, तो उत्तर और डिटेल भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। हंगरी के राइटर डेविड स्लेजे, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया। अगर यही बात किया जाए 2024 पिछले वर्ष, तो 2024 में जो बुकर प्राइज था वो सामंथ हार्वे को मिला था आर्बिटल रचना के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 पिछले वर्ष जेनी अर्पेनबेक को मिला था कैरोस रचना के लिए, और इस वर्ष मिला बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी को हार्ट लैम्प रचना के लिए। मूल रूप से अगर पूछा जाए, बानू मुश्ताक की जो रचना थी, जो सेलेक्ट हुई थी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए, वो मूल रूप से किस भाषा में थी, तो कन्नड़ भाषा में। उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया दीपा भास्टी ने। इस नाते दोनों लोगों को 50-50% जो भी पैसा था उसका, उसको प्रदान किया गया, बंटवारा किया गया 1/2 1/2। सातवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया? क्या प्रश्न है? शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया, तो हमारे देश में सहकारी मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी ने लॉन्च किया, याद रखे रहेंगे। शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं साथियों अमित शाह जी, और साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं। इन्होंने क्या लॉन्च किया, तो सहकार डीजी पे, और है साथियों दो, सहकार डीजी लोन, सहकार डीजी पे पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और सहकार डीजी लोन एप्लीकेशन है लोन लेने के लिए। किस क्षेत्र में, तो शहरी सहकारिता के क्षेत्र में जो बैंक है उनके लिए यह शुरू किया गया, और सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया साथियों। अच्छा, हम थोड़ा सा बात करते हैं सहकारिता से संबंधित। ये जो हमने बात किया कि सहकारिता मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री या ये मंत्रालय भारत में हमारे कब अस्तित्व में आया, तो नवीनतम मंत्रालय है, 2021 में आया, याद रखिएगा। 2021 में बना है सहकारिता मंत्रालय, और हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। सहकारिता होता क्या है?
सहकारी या सहकारिता शब्द ही होता क्या है? तो जब साथियों कुछ लोग साथ साथ मिल करके एक उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से जुड़ करके कार्य करते हैं तो उसको सहकारिता कहते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, जब कुछ लोग साथ साथ होते हैं एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और स्वेच्छा से आए हुए रहते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है सहकारिता। और काम जो करे सहकारी शब्द से ही आप समझ जाएंगे, स मतलब साथ साथ और कार मतलब कि कार्य करना। जब साथ साथ स्वेच्छा से एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किया जाएगा तो उसको सहकारिता कहा जाएगा। कुछ और बातें, हमारे भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन से साथियों, हमारे भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन से भाग 9 ख जोड़ा गया, जिसमें सहकारिता के बारे में वर्णन है, सहकारी समितियों का वर्णन है। 8वां प्रश्न पूछा गया है, इन स्पेस और सिडबी ने मिलकर कितने करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया? उत्तर 1000 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा, याद रखिएगा। ये इन स्पेस एक कंपनी साथियों और ये सिडबी एक बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे भारत का बैंक है, 1990 में स्थापित हुआ, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक विशेष प्रकार का फंड जारी किया, लॉन्च किया, नाम है वेंचर कैपिटल। 1000 करोड़ रुपए का एक फंड रखा गया, वेंचर कैपिटल फंड। कैपिटल मतलब पूंजी होता है। किस लिए किया गया है? तो हमारे देश में जो छोटे उद्योगपति हैं, जो हमारे देश के एंटरप्रेन्योर हैं, उनको बिजनेस करने के लिए फंड की अगर आवश्यकता होगी तो यहाँ से उनको दिया जाएगा फंड। उसी को कहा जाता है वेंचर कैपिटल फंड, यानी छोटे उद्यमियों को ऋण प्रोवाइड करने के लिए इन स्पेस और सिडबी ने मिलकर के किया। 1000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया। देखिएगा, इन स्पेस क्या होता है? इन स्पेस साथियों इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है। इन स्पेस का फुल फॉर्म है और इसका गठन हुआ 2020 में, नवीनतम है, 2020 में गठन हुआ। फिर से देखिएगा, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस का फुल फॉर्म है, 2020 में गठन हुआ। और सिडबी हमारे देश का बैंक है साथियों, 1990 में इसका गठन होता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस एक बैंक का हेडक्वार्टर है? तो एकमात्र बैंक यही है, सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, 1990 में स्थापना हुआ। इन दोनों लोगों ने मिल करके वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। 9वां प्रश्न पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा, यह कहाँ स्थित है? उत्तर ए, दिल्ली में साथियों। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित है। ये सामने आपको तस्वीर दिख रही है। इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को साथियों, इसके स्थान पर इसको तोड़ करके और खेल नगरी बनाया जाएगा। बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा। हालांकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ही मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम था, इसके स्थान पर खेल नगरी व्यापक रूप से स्टेडियम बनाया जाएगा दिल्ली में। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2025 में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन सा नगर शीर्ष पर रहा? क्या हो सकता है इस विकल्प में साथियों? इस विकल्प में मुंबई, मुंबई, सपनों की नगरी जो मुंबई है, वो सबसे खुशहाल नगर है। ऐसे ही नहीं साथियों, कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई सेलिब्रिटी मुंबई, हमारे भारत की मुंबई में रहना चाहता है। तो ये सबसे खुशहाल शहर का दर्जा दिया गया एशिया में साथियों, एशिया में। किसने दिया? तो टाइम आउट नाम की संस्था ने। अच्छा, अगर दूसरा पूछा जाए तो बीजिंग है और तीसरा पूछा जाए संघाई है। एशिया में सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई है। मुंबई में सामने आपको तस्वीर दिख रहा है साथियों, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा। इसका स्थापना निर्माण 1911 में हुआ था और इसकी हाइट 26 फीट है। इसकी हाइट 26 मीटर है, फीट नहीं साथियों, 26 मीटर है इसकी हाइट। 26 फीट बहुत कम हो जाएगा, 26 मीटर हाइट है। और जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी जब 1911 में आए थे, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तो वो लोग यहाँ पर एंटर किए थे। गेटवे ऑफ इंडिया या मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। साथियों, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो क्लास पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जो साथी संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए विजिट करिए गर्भश्री 40वां क्लास और भारतीय संविधान का पहला क्लास देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। बाकी कोई फीडबैक होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।